तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। और कोरोना में सब अपने घर के अंदर आराम से खुशी से अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं और घर के बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है और हम सब ने मिलकर कोरोना को मात देना है। ठीक है, तो जो बच्चे घर के बाहर किसी न किसी बहाने से जाते हैं खेलने के लिए या फिर घूमने के लिए, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि कुछ बच्चे बाहर घूमते हैं, तो बेटा आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम सबके लिए यही समय सही है कि हम अपने घरों में ही रहें और अपने आप को बचाएं इस वायरस से। ठीक है, तो मैं आपकी अध्यापिका, हिंदी की अध्यापिका किरण बाला राणा, आज आपके साथ हम अपना पहला अध्याय पढ़ेंगे, नेताजी का चश्मा। ये क्षितिज पुस्तक का हमारा प्रथम अध्याय है और इस पाठ के लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी। आइए सबसे पहले पाठ पढ़ने से तो पहले हम थोड़ा स्वयं प्रकाश जी के बारे में जानकारी हासिल कर लें, जो इस पाठ के लेखक हैं। स्वयं प्रकाश जी का जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं आजकल और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हुए हैं। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभावों के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। तो उनकी कहानियाँ हमारी सामाजिक कुरीतियों को उजागर करती है और हमें ये संदेश देती है कि किस प्रकार हमें सामाजिक कुरीतियों से दूर रहना चाहिए। तो पाठ शुरू करने से पहले सबसे पहले हम ये जानें कि देश कैसे बनता है और देशभक्ति क्या होती है। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम कभी देश नहीं होता। देश हमेशा बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों से, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से, और इन सब से प्रेम करने और इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी जो है वो कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। तो बच्चों, हम सब जो देश के नागरिक हैं, हम सब में किसी न किसी रूप में देशभक्ति है। वो देशभक्ति हम किस प्रकार करते हैं उसका कई बार सामने हम सबके सामने नहीं आती, लेकिन हम सब अपने अपने रूप में अपने देश की सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे। जैसे आज आप अगर अपने घरों के अंदर रह रहे हैं, इस कोरोना वायरस को मात दे रहे हैं, तो आप बहुत बड़े देशभक्त हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने देश को बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं, और जो ऐसा नहीं कर रहे हैं उनको ऐसा करने से रोकना, उससे भी बड़ी देशभक्ति है। और अपने आप को सकारात्मक कार्यों से जोड़कर रखना, ये भी एक देशभक्ति है। तो ये अपने देश के निर्माण करने में आज के बच्चों का बहुत बड़ा हाथ है। आप कैसे बच्चे उभर कर भविष्य बनते हैं, यही हमने बनकर दिखाना है। चलिए अपना पाठ शुरू करें। नेताजी का चश्मा। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। अब इस कहानी में कस्बे की बात की गई है। बच्चे, जो कस्बा होता है वो गांव से थोड़ा सा छोटा, गांव से बड़ा और शहर से छोटा होता है। यह जो कस्बे की बात की गई, कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान और जिसे बाजार कहा जा सके
वैसा एक बाजार ही था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका म्यूनसिपल जो कॉरपोरेशन होती है वो होती है जो कि हमारे लिए बहुत से काम करते हैं। अब आप अपनी सोशल स्टडी सामाजिक विज्ञान में भी पढ़ते होंगे कि नगर पालिका जो है वो सड़कें पक्की करवाती है, बिजली का प्रबंध करवाती है, सफाई का प्रबंध करवाती है, स्कूल बनवाती है, समय समय पर जो कार्य सड़कें इत्यादि को जो निर्माण है दोबारा करवाना और हमारे मनोरंजन के साधनों का विकास करना, ये नगर पालिका के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसी ही नगर पालिका इस कस्बे की भी थी जो कि समय समय पर कुछ कार्य करती रहती थी। ठीक है, तो इन्होंने कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिए। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। प्रतिमा क्या होती है? मूर्ति। ठीक है, यह कहानी उस प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। अब यहाँ पर नाम आया, किसकी प्रतिमा लगवा दी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आप सबने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का नाम सुना होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का हमारी आज़ादी में बहुत अमूल्य योगदान रहा है। उन्होंने देश को आज़ाद करवाने के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा दी, और न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर जाकर सिंगापुर में उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ एक सेना का निर्माण किया। उस सेना का नाम था आज़ाद हिंद फौज। उस आज़ाद हिंद फौज से अंग्रेज़ इतने घबरा गए थे और उन्हें लग रहा था कि अब हमें भारत छोड़कर जाना ही पड़ेगा, लेकिन किसी कारणवश नेताजी का विमान दुर्घटना में जो है निधन हो गया, और वो जो उनकी सोच थी, जो वो करना चाहते थे, वो किसी प्रकार पूरा नहीं हो सका। तो उन्हीं नेताजी को याद करने के लिए प्रतिमा लगवाई गई उस कस्बे में। और आपको एक बात और बता दूं, आप भी अपने क्षेत्रों में देखते होंगे कि चौराहे पर, या आप कभी अपने गाँव में जाते हैं, है ना, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पंजाब में, हरियाणा में कहीं जाते तो चौराहों पर कई बार मूर्तियाँ लगी होती हैं। तो ये मूर्तियाँ उन लोगों की लगी होती हैं जिन्होंने अपने समय में कोई सराहनीय कार्य किया होता है। महान लोग होते हैं जिन्हें हमें उनकी मूर्तियों को देखकर उनकी याद, उनके कार्यों की याद आए, और हम भी उन्हें आदर्श मानकर उनके तरह अच्छे कार्य करने की कोशिश करें। ठीक है, तो पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश में अच्छे मूर्ति की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत और अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय उहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। ठीक है, और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। अब देखो यहाँ पर जो मूर्ति है वो किस प्रकार बनी, उसके क्या कारण रहे होंगे, क्यों बनवाई गई, कैसे बनवाई गई। कोई अच्छा उनको मूर्तिकार नहीं मिला, तो उन्होंने जो वहाँ पर ड्राइंग मास्टर थे स्कूल के, वहाँ के स्कूल के मास्टर को ही वो काम सौंपा, और उन्होंने भी उस मूर्ति को पटक देना मतलब कि ये कार्य जब कोई दिल से नहीं किया जाता, ज़बरदस्ती किसी से करवाया जाता है, तो इस प्रकार ये मूर्ति जो है वो तैयार हुई होगी। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, इतनी बड़ी मूर्ति थी, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी बहुत सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसिन। मासूम मतलब जैसे बच्चों की तरह शक्ल पर भोलापन होता है, वो कमसिन जवान फौजी वर्दी में जो है मूर्ति है। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, वो था नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था।
यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। तो बच्चों आज का पाठ यहीं तक, आगे हम कल शुरू करेंगे इसे। तो इतने पाठ को आप ध्यान से पढ़ेंगे, इन्हीं में से छोटे छोटे प्रश्न बनाएंगे और उनके उत्तर लिखेंगे। थैंक यू।